प्रिय मित्रों, पूर्वांचल क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे भारतीय संविधान में भाग 5। तो भाग 5 का जो प्रावधान है वह 52 से 151 तक दिया गया है, लेकिन इसमें हम 50 से लेकर के 100 तक टॉप 27 अनुच्छेदों का अध्ययन करेंगे, जो अक्सर करके परीक्षाओं में पूछे जाते रहते हैं। अब अनुच्छेद 52, भारत के लिए एक राष्ट्रपति होगा। तो 52 के तहत भारत के राष्ट्रपति की नियुक्ति की जाती है और राष्ट्रपति का प्रावधान किया गया है। और जो भी राष्ट्रपति के कार्य या प्रक्रिया है यह ब्रिटेन के संविधान पर आधारित है या वहाँ के संविधान से प्रेरित है। अनुच्छेद 53, संघ की कार्यपालिका शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित होंगी, यानी जो भी केंद्र के कार्य किए जाएंगे उसका मुखिया कौन होगा? राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 54, राष्ट्रपति का निर्वाचन। तो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है इसमें लोकसभा, राज्यसभा और सभी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, याद रखिएगा तीनों के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, तथा दिल्ली और पांडिचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। जबकि इसमें विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते और न ही मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं। इस प्रकार से अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 55, राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति। तो जो राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति है वह यह है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व के एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा होगा और यह मतदान गुप्त होगा। अनुच्छेद 56, राष्ट्रपति की पदावधि। तो राष्ट्रपति की पदावधि 5 वर्ष की होती है। वैसे यह अपने पद पर तब तक बना रह सकता है जब तक नया राष्ट्रपति पुनः चुन करके नहीं आ जाता। अनुच्छेद 57, राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता। भारत का कोई भी राष्ट्रपति एक से अधिक बार तक चाहे इतनी बार बन सकता है, इसके लिए कोई रोक नहीं है। जबकि अमेरिका में केवल एक व्यक्ति 2 बार राष्ट्रपति बन सकता है और अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष होता है, जबकि भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। अनुच्छेद 58, राष्ट्रपति निर्वाचन होने के लिए अर्हताएँ। तो याद रखिएगा, अर्हताओं में सबसे पहले तो भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो और लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। लेकिन लोकसभा का सदस्य नहीं होता, याद रखिएगा, सदस्य नहीं होता, केवल योग्यता रखता है। अनुच्छेद 59, राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें। शर्त क्या है? राष्ट्रपति कोई भी लाभ का पद धारण नहीं करेगा, यानी राष्ट्रपति संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा और न ही राज्य के किसी विधानमंडल का सदस्य होगा। अनुच्छेद 60, राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। याद रखिएगा, सभी लोगों के जो शपथ की बातें हैं वह अनुसूची 3 में दी गई हैं, जबकि राष्ट्रपति का जो शपथ है वह अनुच्छेद 60 के तहत होगा और राष्ट्रपति को शपथ सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। उसकी अनुपस्थिति में सुप्रीम कोर्ट का जो भी वरिष्ठ न्यायाधीश होगा वह राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। अनुच्छेद 61, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। तो संविधान का उल्लंघन करने पर राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है और यह सूचना राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व दी जाती है। और याद रखिएगा, महाभियोग का प्रस्ताव लोकसभा या राज्यसभा किसी भी में लाया जा सकता है, लेकिन जहां लाया जाएगा उसके 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। अनुच्छेद 63, भारत का उपराष्ट्रपति। अनुच्छेद 63 के तहत भारत के लिए एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 64, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। तो याद रखिएगा, उपराष्ट्रपति जो होता है वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है और इसको वेतन भत्ते सभापति के रूप में ही मिलते हैं, न कि उपराष्ट्रपति के रूप में मिलते हैं। और राज्यसभा की अध्यक्षता उपराष्ट्रपति ही करता है। अनुच्छेद 66, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा, राज्यसभा, सभी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, साथ ही दिल्ली और पांडिचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। जबकि उपराष्ट्रपति में सभी सदस्य किसके लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं इसमें। जबकि राष्ट्रपति में मनोनीत भाग नहीं लेते, इसमें मनोनीत भी भाग लेते हैं। यही प्रश्न बार बार विवाद का विषय बन जाता है और बच्चे हल नहीं कर पाते। अनुच्छेद 67, उपराष्ट्रपति की पदावधि। उपराष्ट्रपति अपने पद की पहले दिन से लेकर के 5 वर्ष तक अपने कार्य पर बना रहेगा। अर्थात एक तरह से कहा जाए तो उपराष्ट्रपति का पद 5 वर्ष के लिए होता है और यदि बीच में किसी कारणवश उपराष्ट्रपति का पद खाली होता है
या राष्ट्रपति का पद खाली होता है तो जो भी नया चुन करके आता है वह पुनः 5 वर्ष के लिए बना रहता है अपने पद पर। अनुच्छेद 69 उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान और शपथ का प्रारूप। तो शपथ और प्रतिज्ञान उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। और एक चीज़ याद रखिएगा, त्याग की बात है जहाँ तक है त्याग पत्र की, तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को त्याग पत्र देता है और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को त्याग पत्र देता है, यानी दोनों एक दूसरे को त्याग पत्र देते हैं। अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति के क्षमा आदि की कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, अर्थात जो भी दंड सुप्रीम कोर्ट द्वारा या हाई कोर्ट द्वारा सुना दिया गया है उसको निलंबित कर सकता है। परिहार का मतलब होता है त्यागना, पूरे को त्याग सकता है, या लघुकरण का मतलब कम कर सकता है। ये राष्ट्रपति को शक्ति दी गई अनुच्छेद 72 के तहत। अनुच्छेद 73 में कहा गया है संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। तो जो भी संघ की कार्यपालिका शक्ति होगी वह कहाँ तक कार्य कर सकती है, इसका विस्तार दिया गया है अनुच्छेद 73 में। अनुच्छेद 74 है राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा। अनुच्छेद 75, तो अनुच्छेद 75 में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति, अर्हताएँ, वेतन भत्ते आज सारी चीज़ों का प्रावधान किया गया है। अब देखेंगे 75 फर्स्ट क्या है, तो आपको 75 अनुच्छेद 75 ही मानना है, लेकिन हम विस्तार से इसको बता दिया गया है इस वीडियो में। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, जबकि अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के परामर्श से करता है। तो 75 में ही है प्रधानमंत्री की अर्हताएँ। अब जो भी प्रधानमंत्री होंगे या मंत्री होंगे इनकी अर्हता ये है कि इनको लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य होना चाहिए, लेकिन यदि ये मंत्री नियुक्त कर लिए जाते हैं तो 6 महीने के अंदर इनको सदस्यता लेनी होगी। यदि सदस्यता नहीं ले रहे हैं 6 महीने के अंदर तो इनको अपना पद त्यागना होगा और पुनः ये मंत्री नहीं बनाए जा सकते तब तक जब तक पुनः चुन करके नहीं आ जाते। 75 सेकंड में कहा गया है मंत्रीगण राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, यानी जब तक इनको राष्ट्रपति का विश्वास है तभी तक ये पद पर रहेंगे, अन्यथा अपने पद से हट जाएंगे। आगे है अनुच्छेद 75 फर्स्ट के जो 91वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा जोड़ा गया। इसमें कहा गया कि मंत्रियों की संख्या 15% से अधिक नहीं होगी प्रधानमंत्री को मिला करके, अर्थात कुल 82 मंत्री अधिकतम हो सकते हैं। आगे है अनुच्छेद 76 भारत का महान्यायवादी। भारत का एक महान्यायवादी होगा जो भारत का प्रथम विधि अधिकारी माना जाता है। याद रखिएगा भारत का सबसे बड़ा और प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है, महान्यायवादी होता है, जिसे सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होता है तथा भारत सरकार को ये विधि संबंधी मामलों पर परामर्श देता है, लेकिन इसे मतदान का अधिकार नहीं होता। याद रखिएगा जो महान्यायवादी है किसी भी बैठक में भाग ले सकता है, कहीं भी बैठ सकता है, जा सकता है, आ सकता है, लेकिन मतदान नहीं करता। एक चीज़ और याद रखिएगा महान्यायवादी को उसे निजी प्रैक्टिस से नहीं रोका गया है, क्योंकि यह पूर्णकालिक सदस्य के रूप में इसकी नियुक्ति नहीं होती, तो यह निजी प्रैक्टिस कर सकता है। अनुच्छेद 77 भारत सरकार के कार्य का संचालन, जो भी भारत सरकार के कार्य किए जाते हैं इसके संचालन की बात कही गई 77 में, और समस्त कार्यपालिका कार्यवाहियाँ राष्ट्रपति के नाम से की जाएंगी। याद रखिएगा चाहे भारत में हो या भारत से बाहर किसी देश में हो, चाहे वो प्रधानमंत्री द्वारा किया जा रहा हो या किसी सांसद सदस्य द्वारा किया जा रहा हो, सभी कार्य किसके नाम से किए जाएंगे, राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे। अनुच्छेद 78 राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य। तो प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य है कि राष्ट्रपति को समस्त जानकारियाँ, जो भी सार्वजनिक महत्व के मामलों की जानकारियाँ हो, कार्य हो, सबकी सूचना राष्ट्रपति को दे, और राष्ट्रपति भी जानकारियों को प्रधानमंत्री से मांग सकता है। अनुच्छेद 79 संसद का गठन। याद रखिएगा संसद का गठन, यह हमारी संसद जो हमारी है वह इसके 3 अंग हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो संसद हमारी किससे मिलकर बनेगी, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर के बनेगी। तो अनुच्छेद 79 के तहत हमारी संसद होगी जिसका गठन तीनों को मिला करके किया गया है। अनुच्छेद 80 राज्यसभा की संरचना के तहत ये प्रावधान किया गया है कि राज्यसभा में कुल सदस्यों की संख्या 238 + 12 अर्थात
250 अधिकतम हो सकती है, जिसमें 238 का अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होता है, जबकि 12 लोगों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है 4 क्षेत्रों से। कहाँ कहाँ से? कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा से 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। इस प्रकार से अधिकतम कुल 250 हो सकते हैं। अनुच्छेद 81 लोकसभा की संरचना। अब लोकसभा की संरचना में लोकसभा की अधिकतम सीटें 550 + 2 हो सकती हैं, जबकि 2 वाला प्रावधान आंग्ल भारतीय समुदाय का था, जिसे समाप्त कर दिया गया है, लेकिन अभी यह 2026 तक रहेगा, क्योंकि 2026 में परिसीमन आयोग बनेगा। अब परिसीमन आयोग के निर्णय के अनुसार फैसला लिया जाएगा, लेकिन अभी जो आरक्षण का प्रावधान था 2 सीटों के लिए, इसको 2030 के लिए समाप्त कर दिया गया है। याद रखिएगा, 104वां संविधान संशोधन जो किया गया, यह आरक्षण संबंधित था, जिसके तहत आंग्ल भारतीय का आरक्षण समाप्त कर दिया गया है और SC ST को आरक्षण 10 साल के लिए बढ़ा दिया गया है, यानी 2030 तक के लिए। अनुच्छेद 85 संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन। ये तीनों कार्यों को राष्ट्रपति करता है। संसद के सत्र को बुलाना, अर्थात राष्ट्रपति प्रत्येक वर्ष में कम से कम 2 सत्र जरूर बुलाएगा और एक सत्र के बीच में 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। और सत्रावसान यानी सत्र को समाप्त करता है, या विघटन भी राष्ट्रपति करता है। तो तीनों कार्य, संसद के सत्रावसान करना अर्थात बुलाना और विघटन करना, ये जो है दोनों कार्य, सत्रावसान और विघटन, ये सब राष्ट्रपति का कार्य हैं। और 6 महीने के अंदर, कम से कम उसको 6 महीने के अंदर एक बार सत्र को बुलाना जरूरी होता है। अनुच्छेद 93 लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। तो लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, लोकसभा अपने में से ही जो सबसे वरिष्ठ होता है, एक को अध्यक्ष और एक को उपाध्यक्ष चुनती है। इनका कोई शपथ नहीं होता, क्योंकि यह सदस्य के रूप में पहले ही शपथ लिए हुए होते हैं। आगे है अनुच्छेद 100 गणपूर्ति, अर्थात गणपूर्ति सभी सदस्यों का 1/10 होती है। तो लोकसभा की कार्य का संचालन तभी संचालित हो सकता है जब कम से कम 550 का 1/10 अर्थात 55 सदस्य उपस्थित हों। तो इसी को बोलते हैं गणपूर्ति 1/10 सभी सदस्यों का जो होता है। और लोकसभा अध्यक्ष का मतदान की बात कब आती है? ये आता है निर्णायक मत। दोनों पक्ष और विपक्ष में मत बराबर आने पर लोकसभा अध्यक्ष निर्णायक मत देता है और इधर मतदान करता है, उधर विजय होती है। तो ये था 27 अनुच्छेद, जो 50 से लेकर के 100 तक था। सभी इंपॉर्टेंट अनुच्छेदों को बता दिया गया। वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने मित्रों के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।